नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। धर्मांतरण के मामले में अब बिहार कनेक्शन भी सामने आ गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से धर्मांतरण का मामला जुड़ा हुआ हो सकता है। जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है। रागिब असलम नाम के युवक से 4 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की है। युवक का मोबाइल और लैपटॉप एटीएस ने जब्त किया है। रागिब और उसके पिता को नोएडा कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। यानी धर्मांतरण का जो मामला था, जो एक बड़े विवाद के तौर पर उभरा था, अब उसका पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी बात आ रही थी, अब इसका बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके, धर्मांतरण के मामले को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, उसके अलग अलग कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर का कनेक्शन सामने आया है। उम्मीद की जा सकती है, माना यह जा सकता है कि जब इसकी परतें खुलेंगी तो इसमें कुछ और कनेक्शन भी ऐड होंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से यूपी एटीएस लगातार जहांगीर आलम हो या फिर उसके अलावा उमर गौतम उनसे पूछताछ कर रही, पूछताछ करने के बाद लगातार नित नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी वहां से बहुत सारे दस्तावेज भी यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में लिए थे। अब लगातार चूंकि 7 दिन की रिमांड है, पूछताछ चल रही है, चीजें निकलकर सामने आ रही है। 3 और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है, जो कि इस टेरर फंडिंग के मामले में भी जिनकी भूमिका संदिग्ध है। हालांकि उनकी अब रिमांड होगी और इसके बाद एटीएस उनसे आगे की पूछताछ करेगी। इसी मामले में इन दोनों से पूछताछ के बाद कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर गई थी, जहां से रागिब आलम से पूछताछ हुई। करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसके बाद दोनों को नोएडा ऑफिस उपस्थित होने के लिए कहा गया है। चूंकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश यूपी पुलिस को दिए हैं कि जो भी लोग इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं या जिनका नाम कहीं से भी इसमें आ रहा है, उनकी पूरी जांच की जाए। अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एनएसए जैसी धाराओं में कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति की भी जब्तीकरण किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जिसने विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया है। तो कहीं ना कहीं अब यूपी एटीएस लगातार उस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है और हर उस परत दर परत को खोजने की कोशिश कर रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो चाहे अलीगढ़ हो, सहारनपुर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो या उसके अलावा वाराणसी जैसे शहर हो, जहां जहां पर भी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उनसे लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं वो चीजें निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजहें थी, किन वजहों से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उनको किस तरीके का प्रलोभन दिया गया था, कौन से लोग उनके संपर्क में आए थे, इसके लिए अगर कोई फंडिंग हुई है तो वो किस तरीके से की गई थी। बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि पूरे मामले पर एक मोबाइल नंबर और साथ ही साथ एक मेल भी यूपी एटीएस ने जारी किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इससे संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो वो इन पर बता सकता है। तो निश्चित है कि यूपी एटीएस स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है और लगातार स्टेप बाय स्टेप इस पर यूपी एटीएस आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे ये जांच का दायरा बढ़ेगा, इसमें कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। धर्मांतरण के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 नई गिरफ्तारी है। राहुल भोला, मन्नू और इरफान खान, ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। धर्मांतरण के मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। राहुल भोला, मन्नू यादव और इरफान, इनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से की गई है। आरोपी उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद इन तीनों पर कार्रवाई हुई है। और अब कहा यह जा रहा है कि बिहार से भी धर्मांतरण की साजिश के तार जुड़े हुए हो सकते हैं और इसको लेकर यूपी एटीएस लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। यूपी एटीएस की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां पर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के वेब सिटी में किसानों पर गोली चली है। वेब बिल्डर के गुर्गों पर गोली चलाने का आरोप लगा है।
तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है। वेब सिटी में किसानों पर गोली चली है। आरोप बिल्डर के गुर्गों पर लगी है कि बिल्डर के गुर्गों ने किसानों पर गोलियां चलाई हैं। किसान यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों के धरना प्रदर्शन पर ये गोली चली है। हालांकि यहां पर कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को गोली नहीं लगी है। किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर किसान यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर बिल्डर के साथ मिली भगत का आरोप किसानों ने लगाया है। मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। किसानों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक कोई कंप्लेंट, कोई तहरीर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, कोई तहरीर नहीं दी है, कोई कंप्लेंट नहीं दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस का विपक्ष ये आ रहा है कि जैसे ही उनके पास इस मामले में कोई कंप्लेंट आती है, कोई तहरीर दी जाती है, तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जिसमें आप पीछे से सुन पा रहे होंगे कि गोली चली है। यादराम भारती इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, स्थानीय पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने यहां पर गोलियां चलाई हैं? देखिए, पिछले काफी समय से वेब सिटी के किसान इस बात को लेकर धरने पर थे कि उनको बढ़ावा मुआवजा दिया जाए, और उसके बाद वेब सिटी जो बिल्डर है कोर्ट में गया और कोर्ट में रिलीज के बाद यहाँ पर सड़क बनने का काम शुरू हुआ और खुद प्रशासन के जो लोग थे एडीएम स्तर के, उन्होंने यहाँ पर बैठकर किसानों को खदेड़ा और वहां पर सड़क बनाई। लेकिन लगातार जो किसान है वो मुआवजे की मांग कर रहे थे, अपनी मांग पर अड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, पिछले काफी समय से यानी कि कई महीने से सीएससी, पुलिस फोर्स और जो प्राइवेट गनर है वेब सिटी बिल्डर के, वो यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि जो धरना चल रहा था, किसानों का आरोप है कि वेब सिटी के जो बिल्डर हैं उनके गुर्गों ने यहाँ पर उन पर गोली चलाई और उन्होंने जैसे तैसे करके भागकर अपनी जान बचाई। जो किसान धरना दे रहे थे उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि जो पुलिस है उसका कहना है कि अभी तक किसानों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, लेकिन अगर तहरीर आती है तो उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। परम मिल्क डेयरी के प्रोडक्ट्स में मिलावटखोरी के मामले में जनता के सवाल पर न्यूज वन इंडिया जवाब मांग रहा है। न्यूज वन इंडिया के सवालों से लगातार एमडी राजीव कुमार भागते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण में जो तथ्य निकलकर सामने आ रही है कि आधार में जो पता यानी कि एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में राजीव कुमार नहीं मिले हैं। अभी कभी मुंबई तो कभी कोलकाता में उनका लोकेशन बताया जा रहा है। मिलावटखोरी पर वर्जन देने से आखिरकार जो एमडी हैं वो क्यों बच रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आया है, इसमें आपका पक्ष यानी कि जो परम डेयरी है उनकी तरफ से भी पक्ष आना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से पक्ष नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस मामले में ऊपर से नीचे तक सभी लोगों को पता था कि क्या हो रहा है और जवाब से बचने की कोशिश की जा रही है। न्यूज वन इंडिया मिलावटखोरी पर उनका वर्जन चाहता है और सवाल पूछने पर एमडी ने कहा कि हमारे पीछे क्यों पड़े हो। हमने उनसे सवाल पूछा था कि भाई आपके यहां पर मिलावटखोरी का खेल चल रहा है, मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर जवाब देने से वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो परम डेयरी के एमडी की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का उल्लंघन का उन पर आरोप है। पुलिस को झूठी सूचना देने का भी उन पर आरोप था। बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने इस मामले पर उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया था। अगली खबर लखनऊ से है। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण हजरतगंज में भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है और इसके पीछे वीवीआईपी मूवमेंट वजह बताई जा रही है। बेसुध पुलिसकर्मी को ले जा रही एम्बुलेंस इस जाम में फंस गई। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई। तो वीवीआईपी मूवमेंट के कारण आज लखनऊ का जो हजरतगंज इलाका है वो जाम से हांफता नजर आया। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण हजरतगंज के इलाके में कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। इसमें एक बेसुध पुलिसकर्मी को लेकर एक एम्बुलेंस जा रही थी, उस एम्बुलेंस भी इस भीषण जाम में फंसती नजर आई, क्योंकि कहीं से भी एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था।
नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लखनऊ जैसे शहर में वीवीआईपी मूवमेंट काफी आम बात होती है, हर दूसरे तीसरे दिन यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता होगा, तो आखिरकार वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किस तरीके से ट्रैफिक रखा गया कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि बड़ा सवाल है कि लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने बड़े दावे किए थे कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में रहेंगे उस दौरान ट्रैफिक को नॉर्मल किया जाएगा, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। डीसीपी जो यातायात है रईस अख्तर, उनसे व्यवस्थाएं संभली नहीं। बात करें अगर हम हजरतगंज क्षेत्र की, तो हजरतगंज क्षेत्र में जिस जगह पे कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, वहां से महज राजभवन 500 मीटर की दूरी में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी तो जाम कैसे लगा। दूसरी बात, उस जाम में एक वीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी बेहोश होकर गिर गया था, जिसको एम्बुलेंस में बैठाया गया। एम्बुलेंस में बैठाने के बाद जब वो एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है तो सवाल ये उठता है कि यातायात पुलिस पूरी तरीके से नदारद थी। नदारद होने के बाद जब जाम में फंसी, जब मीडिया ने उसका संज्ञान लिया। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं स्मार्ट सिटी के काम में सहारनपुर पिछड़ गया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में सहारनपुर काफी नीचे आ गया है, काफी निचले पायदान में सहारनपुर है। कमिश्नर और नगर आयुक्त की तनातनी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, ये हमें हमारे सूत्र बताते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कमिश्नर हैं और नगर आयुक्त हैं, इनके बीच जो टसल है, इनके बीच जो तनातनी चल रही है, इसका सीधा सीधा असर विकास के कार्यों पर पड़ रहा है और उसका खमियाजा सहारनपुर को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सहारनपुर 92 यानी 92 नंबर की रैंकिंग पर पहुंच गया है। सपना तो था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन अफसरों और नेताओं के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्मार्टनेस भविष्य के सपनों के शहर पर भारी पड़ गई। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जो शहर कभी 62वें नंबर पर था, उसकी रैंकिंग गिरकर 92 पर पहुंच गई। जिस शहर को अफसरों ने मिलकर आगे बढ़ाना था, वो एक दूसरे की टांग खींचने में जुट गए और सहारनपुर विकास के रास्ते पर लड़खड़ाने लगा। सूत्र कहते हैं कि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और सहारनपुर के कमिश्नर राजामौली के बीच खिंची तलवारों ने शहर की तरक्की को तार-तार कर दिया है। खबर है कि पौधों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्षद अनिल कुमार पप्पू सहारनपुर के कमिश्नर के द्वार पर पहुंच गए। पौधों में मिले भ्रष्टाचार के कांटे निकाले जाते, उससे पहले ही एक और पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिक्कू ने नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह पर अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगा दिए। इतना ही काफी नहीं था कि स्मार्ट सिटी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी पूजा ने महिला आयोग और कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इन आरोपों के जवाब में नगर आयुक्त ने भी अपना पासा फेंका और कंपनी सेक्रेटरी पर आरोप लगा दिया कि 13 जुलाई को खत्म हो रहे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर एक शहर राजनीति, भ्रष्टाचार और लालच के आगे विकास की रफ्तार खो रहा है। फर्नीचर के लिए मशहूर सहारनपुर में कुर्सी का जबरदस्त खेल चल रहा है, जिसकी एक टांग कमिश्नर ने, एक नगर आयुक्त ने, एक पार्षदों ने, तो एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने वाले अफसरों ने पकड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नोएडा में गरीबों के आशियानों पर आज पीला पंजा चला है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने गरीबों को आज बेघर कर दिया। प्राधिकरण के जेई हरिओम और सौरभ भूमाफियाओं पर मेहरबान हैं। सेक्टर 62 के इलाकों में भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। सेक्टर 62 के जीएसएस कॉलेज के पास दर्जनों झुग्गी झोपड़ियां थी, जिसमें गरीब, बेबस, लाचार लोग अपना आशियाना बनाकर अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। और आज उस पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया, दर्जनों झुग्गियों को तोड़ दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गरीबों के आशियाने उजाड़ने से क्या विकास होगा? यही जो पीला पंजा है, ये बड़े बड़े जो रसूखदार जमीन जो कब्जा करते हैं उन पर क्यों नहीं चलता? निशांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, ये जो घटना हुई है,
प्रशासन कहने के लिए अपना बचाव कर सकती है कि इंक्रोचमेंट था, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंक्रोचमेंट हमेशा प्राधिकरण को गरीबों में ही क्यों नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जेई हरिओम और सौरभ, कहीं ना कहीं ये भूमाफियाओं पर तो मेहरबान है। जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 62 में अवैध पार्किंग लगाई जा रही है, नोएडा अथॉरिटी के जो नक्शे में प्राप्त पार्क है उन पर अवैध कब्जा करके लगातार जो धन उगाया जा रहा है, उसके बाद जो गरीबों की झुग्गियां हैं, जो गरीबों के आशियाने हैं, जिनका सपना है झुग्गी झोपड़ी बनाने का, उन पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, उनको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है उन पर ये दोनों जेई मेहरबान है, चाहे हरिओम की बात की जाए या फिर सौरभ की बात की जाए। लगातार इस तरीके से इनके काले कारनामे सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो गरीब लोग हैं अपने सर छुपा रहे हैं, दर्जनों झुग्गियों पर पीला पंजा चला दिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो कार्रवाई एक गरीबों की झुग्गी पर चलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अवैध पार्किंग लगाई जा रही है, उनसे पैसा वसूला जाता है। जब सुबह 5 बजे ट्रकें आते हैं उनको उनसे 200 रुपए वसूली की जाती है और कहीं ना कहीं जो लगातार जो अवैध कार्य है वो लगातार जारी है। पहले भी ऐसे मामले में जेयू पर ये सस्पेंड किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए निशांत। चलिए बढ़ते आगे। गौतम बुद्ध नगर की जिला अस्पताल में उस वक्त बवाल मच गया जब ज्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच गए और जिसकी वजह से वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला बाथम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में खत्म हुए कोरोना टीके को लेकर प्रबंधन से बात की और इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जगह नहीं मिल रही क्योंकि भीड़ बहुत है और दूसरा ये कि वैक्सीन नहीं आ रही है, तो इसका क्या कारण है? वैक्सीन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए। ये मोदी जी का जो एक असर है कि भाई कल भी मन की बात में कहा है कि वैक्सीन सब लोग लगवाएं, तो वो उसकी वजह से भी और मोदी जी का असर तो होता ही बात का है, तो लोग टूट पड़ रहे हैं। आज यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, तो कैसी व्यवस्था है क्या, ये भी थोड़ा सा देखना था। मेरठ की खरखौदा नगर पंचायत इन दिनों भ्रष्टाचार का गढ़ बनी हुई है। तालाब से लेकर बारात घर तक, खेल के मैदान से लेकर पार्क तक, हर जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आलम यह है कि नगर पंचायत चेयरमैन की मिलीभगत से तमाम विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय निवासियों ने जीवन की उमंग फाउंडेशन से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ये एनजीओ लोगों की मदद के लिए आगे आया और एनजीओ के अध्यक्ष शंकर शर्मा ने तमाम साक्ष्य कैमरे के सामने पेश कर दिए। भ्रष्टाचार का गढ़ बनी खरखौदा नगर पंचायत। तालाब, बारात घर, पार्क, हर कहीं भ्रष्टाचार। करोड़ों के विकास कार्य चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। जिला पंचायत चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप। प्रशासन का कार्य होता है कि तमाम विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं, तो कोई कहां जाए, शिकायत करे तो किससे? ऐसा ही कुछ इन दिनों खरखौदा नगर पंचायत में हो रहा है। नगर पंचायत चेयरमैन रमेश और ईओ शशि प्रभा चौधरी की मिली भगत से तमाम विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से पैसा तो आता है, लेकिन जाता कहां है ये किसी को नहीं पता। आलम यह है कि इस नगर पंचायत में तालाब तो है, लेकिन उन पर चेयरमैन की मिली भगत से कुछ स्थानीय लोगों का कब्जा है। और ये किसी एक तालाब की बात नहीं है, करीब 20 तालाबों का यही हाल है। तो वहीं ग्रामीणों की सुविधा के लिए इस नगर पंचायत में बारात घर के लिए सरकार से करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए नगर पंचायत के पास तो आए, लेकिन विकास के नाम पर यहां सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाली कहावत ही साबित हुई। यहां बारात घर तो बनाया गया, लेकिन इसे देखकर हर कोई ये कहने को मजबूर है कि क्या ये वाकई बारात घर है। बारात घर के नाम पर सिर्फ खंडहर बनाकर छोड़ दिया गया।
और इसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे खरगोदा में सिर्फ बारात घर ही नहीं, बारात घर में आप आए हैं, बारात घर के अलावा यहाँ शमशान घाट हो या खेल के मैदान हो या फिर कोई पार्क हो, सभी के अंदर बहुत सारा अभी देखेंगे कि कितना सारा भ्रष्टाचार उसमें किया गया है। दरअसल नगर पंचायत खरगोदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। हम लगातार अधिकारियों को अपनी शिकायतें और सूचनाएं यहाँ से देते रहे हैं। अधिकारी जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं केवल। वहीं सारा सच कैमरे के सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर विधायक सतवीर त्यागी कार्रवाई की बात कह रही हैं। देखिए, आपने मुझे ये बताया है कि कुछ शिकायतें खरगोदा नगर पंचायत में कुछ निर्माण कार्यों को लेकर के आई हैं। मैं निश्चित तौर पर उसकी जांच करा करके मैं इसके बारे में इसकी गहराई। बहरहाल स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य में लगने वाला पैसा कहाँ गया, ये तो आज सबके सामने है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ईओ पर कार्रवाई कब होती है, या फिर विकास के नाम पर आने वाला सारा पैसा इसी तरह चेयरमैन साहब डकारते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कन्नौज में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। परचून की दुकान में बियर कन्नौज में बेची जा रही है। तो कन्नौज का यह मामला है। यहां पर शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी तस्दीक ये घटना करती है। परचून की दुकान पर बियर बेची जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और एक युवक को बड़ी मात्रा में बियर के साथ पकड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।